सो गाइस वेलकम टू एमिफाई। आई एम अभिषेक शर्मा, योर करियर एक्सप्लोरर एंड करियर गाइड। आज मौसम बहुत अच्छा है इसलिए हम बाहर शूट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जम्मू कश्मीर स्पेशल स्कॉलरशिप्स के बारे में, जहां पे कुछ स्कॉलरशिप्स एक्सप्लेन की गई थी आपको। उसमें से एक स्कॉलरशिप जो PMSSS है, दैट इज वेरी फेमस इन जम्मू एंड कश्मीर। बट अभी भी इतने सालों के बाद भी बच्चों के कुछ ऐसे डाउट्स हैं दैट आर नॉट येट रिजॉल्व। अभी भी बच्चों को डाउट्स है PMSSS के बारे में। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर लास्ट ईयर कुछ बच्चे गए थे बट कॉलेजेस ने उससे पैसे मांग लिए। इस तरह के कुछ डाउट्स थे। सर मुझे अगर कॉलेज साउथ में अलॉट हुआ तो मुझे कॉलेज चेंज कैसे करवाना है, मुझे ब्रांच कैसे चेंज करनी है, कौन कौन से कोर्सेज इसमें अलॉट होते हैं, कॉमनली मिस्टेक्स क्या करते हैं जिसकी वजह से स्कॉलरशिप कैंसिल होती है। आई डोंट थिंक दैट आई एम अ राइट पर्सन टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू यू। बट मैंने आपको बताया ना मेरी सुपर पावर क्या है, दैट आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव कनेक्शंस ऑल ओवर दीज स्कॉलरशिप्स एंड करियर एंड ऑल। तो मेरे पास ये सारे कनेक्शंस हैं। तो आज मेरे ही एक फ्रेंड, ही इज इवन माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो मेरे साथ में है। ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। पिछले 5 साल से ही हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री। वो काउंसलिंग इंडस्ट्री में है, बच्चों को स्कॉलरशिप्स के लिए गाइड करते हैं कि कैसे सही स्कॉलरशिप ऑप्ट करनी है, किससे बचना है, कैसे फेक चीजों से बचना है। तो आज वो हमारे साथ हैं जो आपके सारे के सारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। आपके बिहाफ पे मैं उनसे ये क्वेश्चंस करूंगा और उसके साथ साथ में वो इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है जो रिजॉल्व नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो मैं विशाल जी से पूछना चाहूंगा वो ये है कि आखिर PMSSS की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्या है और PMSSS एक्चुअली है क्या, अगर वो कुछ बेसिक्स हमें ग्राउंड रियलिटी इसके बारे में बताना चाहें तो। मैं PMSSS के बारे में, अभिषेक जी बेसिक के बारे में क्या बात करें। बेसिक तो आमतौर सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है, सेंटर इसको कंट्रोल कर रहा है, MHRD इसको मेन देखती है, AICT आगे इसको पूरा देख रही है। तो ज़्यादा आप उस पर बाद में डिस्कस ना करके, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता है 2011 से ये कंटिन्यू स्कीम चल रही है। तो आज हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मुझे आपने प्रश्न किया कि कौन कौन सा बच्चा इस पर एलिजिबल है, तो एलिजिबल के लिए मैं आपको बता दूं, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम से हो, चाहे वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो, जो भी 12th पास आउट बच्चा है वो इसमें एलिजिबल है। वो फॉर्म PMSSS का भर सकता है, वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बट ये है, इसमें जो कंडीशन, वो एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन अभी जो पास आउट हुआ है वो है 21-22 सेशन। इसमें सिर्फ 21-22 सेशन पास आउट स्टूडेंट भर सकता है और जो 20-21 सेशन पास आउट है वही भर सकता है। जो 19-20 सेशन पास आउट स्टूडेंट है वो नहीं भर सकता। मतलब लास्ट ईयर पास आउट स्टूडेंट और जो करंट ईयर है वो पास आउट स्टूडेंट ही इसको फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी तक तो हमें समझ में आ गया, बट इसमें अलग अलग ब्रांचेस के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। सपोज कुछ बेसिक कोर्सेज हम सबको पता ही है, बट कुछ ऐसे यूनिक कोर्सेज जो हमें नहीं पता, अगर आप उस पर कोई लाइट डालना चाहो तो यू कैन टेल अस। बिल्कुल अभिषेक सर, मैं आपको बताता हूँ। इसमें लगभग सभी कोर्सेज कवर होते हैं, सिर्फ MBBS को छोड़कर। MBBS इसमें कवर नहीं होती है। MBBS बाकी BDS की बात की जाए, BSc नर्सिंग की बात की जाए, BSc रेडियोलॉजी की बात की जाए, जो जितने भी नए नए कोर्सेज आ रहे थे, हम मैं अपना MLT की बात करते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जितने भी नए नए कोर्स हैं, BA जो जनरल कोर्स हैं, इसमें ने 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इसको। एक तो जनरल कोर्सेज में, दूसरा इन्हें कर दिया प्रोफेशनल कोर्स में। तो जनरल कोर्सेज में हमारे सभी कोर्स आ जाते हैं, जैसे हमारा BA है, BSc है, BCom है, जो भी जनरल कोर्सेज लाइन में आते हैं वो सभी कोर्स आ रहे हैं। और जो प्रोफेशनल में हमारे सभी कोर्सेज, जो प्रोफेशनल जैसे इंजीनियरिंग आ गया हमारा, BSc नर्सिंग आ गया, ये सभी इन्हें प्रोफेशनल लाइन में डाल दिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें MBBS को छोड़कर, MBBS इसमें एलिजिबल नहीं है। MBBS के लिए आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको नीट करके वो आपका वो फर्दर ही प्रोसीजर है, वो MHRD का जो भी है वो फर्दर नीट ही देखता है उसको। इसमें इसका कोई भी लेना देना नहीं। बाकी BDS तक आप इसमें सभी कोर्सेज कर सकते हैं, जिसकी जो स्कॉलरशिप है वो PMSSS पे कर रहा है, AICT पे कर। अब विशाल सर, PMSSS को लेके सबसे बड़ा डाउट क्या आता है कि यहाँ पे कुछ कॉलेजेस पैसे मांग लेते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप हमें बताओ जो ग्राउंड रियलिटी है, कि ऐसा क्यों होता है। कहीं ऐसे न्यूज़ सुनने को मिलती है कि कॉलेज ने पैसे मांग लिए, बच्चों को निकाल दिया या डिग्री नहीं मिली। तो ये क्या मिस्टेक्स होती हैं, इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा हमें क्लियर करें। अभिषेक जी, ये जो आपने प्रश्न किया मेरे से, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। PMSSS के रिगार्डिंग सबसे बड़ा डाउट ही यही आता है कि कुछ कॉलेजेस जो है वो पैसे मांग लेते हैं। सबसे बड़ा डाउट ही यही है। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस ने, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पे भी कुछ ऐसे बातें, 2-4 जगह ऐसी बातें निकली। तो उसके बाद बड़ा ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस कारण से उनका नंबर आने के बाद भी वो नहीं चाहते हैं कि कहीं पैसों की दिक्कत में, वो सोचते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, हम जाएँ कल पैसे मांग लें। तो इसके मैं आपको 4 मेजर कारण बताता हूँ। जो सबसे पहला इशू आता है वो आता है AICT अलॉटमेंट लेटर का। दूसरा इशू जो हमारा इसमें मेन आता है वो आता है कॉलेज चेंज का। तीसरा इशू जो हमारा इसमें आएगा, कभी हमें एजेंट के चक्कर में, कोई हमें एजेंट भी कई बार आगे पीछे के मिल जाते हैं। और जो फोर्थ इसमें है वो है फी स्ट्रक्चर कॉलेजेस का। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप सभी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ।
फर्स्ट आता है AICTE अलॉटमेंट लेटर। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने फॉर्म फिल कर लिया, रजिस्ट्रेशन उसकी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको जो ID पासवर्ड मिला वो वहां पे जाके अपने चॉइस फिल करेगा, जो जो कॉलेज उसको चाहिए। सभी अच्छे कॉलेज हैं, NB एक्रीडेटेड कॉलेजेस हैं, NAC एक्रीडेटेड कॉलेजेस हैं। वो जो चॉइस फिलिंग करेगा, जब उसकी काउंसलिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, उसको अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। जब तक आपको पर्टिकुलर उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर नहीं आता तो आपको कहीं आगे पीछे एडमिशन नहीं लेनी है। वो अलॉटमेंट लेटर ही आपका प्रूफ है कि यही कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और वही लेटर लेके आपने उस कॉलेज में जाना है। अब हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा कि एजेंट के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना है। कोई एजेंट आपको ये बोलेगा नहीं मैं कॉलेज आपका चेंज करवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सीधा ऑनलाइन प्रोसीजर है, जो कॉलेज आपका अलॉट होगा, अलॉट होकर आपने उस कॉलेज में जाना है, वहीं से आपका फर्दर प्रोसीजर सारा चलेगा। तीसरे नंबर पे जो हमारा मेजर कारण आता है वो आता है कि कॉलेज चेंज। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, कॉलेज मिल जाता है, जैसे साउथ में मिल गया, किसी को झारखंड में मिल गया, किसी को अपना ईस्टर्न साइड पे मिल गया, बच्चा वहां जाना नहीं चाहता। बच्चा कोशिश करता है मैक्सिमम जम्मू कश्मीर का। हमें पता है कि ये स्कॉलरशिप जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए और ये आउटसाइड स्टेट मिलती है हमें। तो अब ये है कि बच्चा सोचता है कि मुझे कोई पंजाब का कॉलेज मिल जाए, हरियाणा का मिल जाए, दिल्ली का मिल जाए। तो जब बच्चा उस कॉलेज की तरफ ट्राई करता है तो वो सोचता है कि मेरा कभी कॉलेज चेंज हो जाए, अलॉटमेंट उसकी किसी अदर कॉलेज में उसको लेटर अलॉट होता है। तो कहीं ना कहीं वो कॉलेज से बात करता है या किसी एजेंट से बात करता है, तो वो खुद ही कॉलेज चेंज करने का काम कर जाता है कि स्कॉलरशिप आ जाएगी। कोई उसको झूठा बहकावा भी दे देगा कि तुम्हारी स्कॉलरशिप यहाँ आ जाएगी, हम चेंज करा लेंगे। तब तक आपने चेंज नहीं करना है। अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करें, जब आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया है आप AICTE को सीधा मेल करें कि सर मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो प्लीज मेरा कॉलेज आप चेंज कर लें, इस कॉलेज में सीट खाली है। अगर AICTE आपका कॉलेज चेंज करती है तो देन ही आप उस कॉलेज में जाएं, अदरवाइज आप उस कॉलेज में मत जाएं, किसी के बोलने पे मत जाएं जब तक आपके पास अलॉटमेंट लेटर पर्टिकुलर उस कॉलेज का नहीं है। क्योंकि जो ID पासवर्ड है आपका, जो 4 साल तक पूरा आपका स्कॉलरशिप को डाटा को शो करेगा, हर चीज शो करेगी, उस पर आपका वो अलॉटमेंट लेटर आना चाहिए। और जो मैंने आपको फोर्थ जो मेजर कारण बताया वो क्या है, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। आमतौर पे जो 80 से 90% कॉलेजेस हैं उनका फीस स्ट्रक्चर आप जैसे हमें पता ही है अभिषेक सर कि PM-SSS में ये है कि भाई फिक्स पैसा मिलता है। जैसे आप ट्यूशन फी वेवियर है जो कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्ट जाता है, वो लगभग 1,25,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकता है कॉलेज, उससे ऊपर नहीं कर सकता। और जो हॉस्टल का पैसा है वो है 1 लाख रुपया, इससे ऊपर जो हॉस्टल मेंटेनेंस का 1 लाख से ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। अब कुछ कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्लस है, मतलब 85 to 90% कॉलेजेस का तो इसके अंदर आ जाता है। लेकिन कुछ 5-10% कॉलेज ऐसे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर इससे ज्यादा है, 1,25 से भी ज्यादा है, 1,40 है, 1,45 है। वो कई बार क्या बोलते हैं कि भाई हमें आप 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे दो। वो कॉलेज पे है, कॉलेज कई बार बोलता है कि मैं 1,25 में एडजस्टमेंट कर लूंगा भाई, जितना मुझे AICTE देगी। कई बार कॉलेज बोलता है भाई मुझे 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चाहिए, या तो उस कारण से। या फिर दूसरा इशू आता है हॉस्टल मेंटेनेंस का। कुछ जैसे दिल्ली जैसे कॉलेज है जिनका हॉस्टल कई बार महंगा है, जैसे 1 लाख से भी ज्यादा हॉस्टल उसका है, तो उस हॉस्टल में क्या होता है, वो कॉलेज वाले बोलते हैं हमें 5-10 हज़ार रुपया दे दो। ये वाला इशू रहता है। या फिर कई जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनका कई बार इशू इसमें यह आता है, वो बोलते हैं कि ये पैसा तो आपको पता है जैसे हॉस्टल का है वो इंस्टॉलमेंट्स में आता है, पहली इंस्टॉलमेंट 20,000, 10,000, 10,000 इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में आता है। तो कई बार कॉलेजेस वाले बोलते हैं हमें तो एडवांस दे दो। तो यही 4 मेजर कारण है जिसके कारण कॉलेजेस पैसा मांगते हैं। विशाल सर, बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, रैपिड फायर राउंड। कुछ क्वेश्चंस है जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और आप इनके प्लीज हमें जल्दी जल्दी एक लाइन में इसके आंसर दीजिए। सबसे पहले हमें बताइए क्या MBBS इसमें आता है PM-SSS में? जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर लिया, MBBS इसमें नहीं है। अगर हमें BDS लेना है तो क्या पूरी फी पे हो जाएगी या फिर इसका कोई स्पेशल क्राइटेरिया है? देखो BDS करने के लिए इसमें स्पेशल क्राइटेरिया ये आता है, सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि विदाउट नीट आपको कोई भी कॉलेज PM-SSS में एडमिशन BDS के लिए नहीं देगा। तो आपको नीट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, फॉर्म आपका फिल होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हो इसके लिए और आप वहां पे अप्लाई करेंगे। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो BDS किया है वो लगभग 3 लाख रुपया पर ईयर का मिलता है, वो जो कॉलेज को मिलता है। हॉस्टल डाल के मतलब 4 लाख रुपया मिल रहा है, तो उसका उन्हें पूरा क्राइटेरिया रखा हुआ है। और 100 सीट्स है सिर्फ, ये भी याद है ना कि सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल है। तो नीट आपको कंपलसरी है। और इस बार सुनने में ये भी आ रहा है कि BSc नर्सिंग के लिए भी, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने नीट कंपलसरी कर दिया BSc नर्सिंग के लिए, तो वैसा एक नोटिस अभी आया था। तो अभी कोई फाइनल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से BSc नर्सिंग के लिए भी आपको नीट इस बार देना पड़ेगा अगर आपको PM-SSS में। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो JEE मेंस डिमांड करते हैं कि JEE मेंस क्वालिफाइड होना चाहिए उन कॉलेजेस में बीटेक करने के लिए, और वो PM-SSS की लिस्ट में भी आते हैं। तो उनके लिए क्या JEE मेंस भी करना पड़ेगा और PM-SSS भी करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। देखो आप बात करते हैं जैसे जयपुर में कॉलेज है, SKIT है, और बहुत सारे इंडिया में कॉलेजेस हैं जो क्या करते हैं PM-SSS के थ्रू एडमिशन उनको जाती हैं।
लेकिन वो उनका क्राइटेरिया वो जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू लेते हैं। आप कुछ कॉलेजेस हैं जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो वहाँ के गवर्नमेंट के एग्जाम के जैसे यहाँ जेकेसीटी है वहाँ पे एग्जाम होता है वो उसके थ्रू लेते हैं। बट जो सीट्स उनको पीएम ट्रिपल एस अलॉट करती है एआईसीटी, अगर यहाँ का बच्चा वहाँ जाके इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल उसको अलॉटमेंट होती है तो उस कॉलेज को उसको एडमिशन देनी पड़ेगी, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है। इस साल आपको पता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो CUET के हिसाब से एडमिशन देने वाले हैं, उसके बिना एडमिशन नहीं होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगी इस साल से। तो अगर वो कॉलेज पीएम ट्रिपल एस में आता है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, तो क्या उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा या ऐसे ही अलॉट हो जाएगा? ये ऐसे ही अलॉट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एआईसीटी ने पहले ही बोला है कि हमारा सुपरनोमेंसी कोटा है। अगर किसी कॉलेज की सीट 60 सीट्स हैं तो वो 60 वो इस एग्जाम के थ्रू पड़ेगा। अगर उसको जैसे जनरल कोर्स है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जनरल कोर्स के कॉलेज है, तो जो उसको 3 सीट्स मिलनी है वो एआईसीटी अपने लेवल पे देगा, तो ये उसके सुपरनोमेंसी कोटे में आएगा। तो उसके लिए उसको एग्जाम की कोई कंपलसरी जरूरत नहीं है। बाकी कुछ कॉलेज के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, अगर कॉलेज नहीं देना चाहे तो वो एक अलग बात है, बट वैसा कोई रूल इसमें नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है उसके बाद वो कॉलेज एडमिशन नहीं देता तो फिर वो क्या कर सकते हैं? वो एआईसीटी में सीधा मेल कर सकता है, एआईसीटी दफ्तर जा सकता है, वहां पे ये बता सकता है, और वैसा कोई वहां पे फिर एआईसीटी खुद कॉलेज से बात करती है तो कॉलेज उसको मना नहीं कर सकता इसके रिगार्ड। सपोज किसी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हमारा नंबर आप जरूर शेयर करें, मैं चाहूंगा हमारे यहाँ नीचे भी। तो कोई किसी बच्चे को दिक्कत आएगी कहीं भी आएगी, हम लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं, तो जहां तक हम जहां तक उसको काउंसलिंग दे पाएंगे हम जरूर देंगे। जरूर हम उसके अगर दिल्ली जाने की बात करें, मुझे लास्ट टाइम मेरे एक फ्रेंड ने बोला था, हम ऐसे ही बात कर रहे थे, उसने बोला मेरा नंबर स्क्रीन पे शेयर कर देना, तो मैंने नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिया। वो अभी तक बोलता है भाई नंबर हटा दे वहां से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तो आपको पता ही है पब्लिक डीलिंग का काम ही रहता है, कोई ऐसी दिक्कत चलिए विशाल सर, हमें एक चीज और बताइए कि पीएम ट्रिपल एस में एडमिशन लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, हमने खुद इंजीनियरिंग बाहर से किया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि बच्चों को बाहर जाके रहने में दिक्कत आती है, साथ में फूड की दिक्कत आती है, एडजस्टमेंट जाके करनी पड़ती है। आप एक घर के माहौल से निकल के बच्चा बाहर हॉस्टल माहौल में जाता है, मैक्सिमम बच्चे आमतौर घर पे ही रहते हैं, तो वो माहौल में एडजस्टमेंट करने की दिक्कत बच्चे को आती है। खाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो हमें भी डाउट आते हैं खाने के लिए। मैं इसका कोई एआईसीटी ने कोई मीनू पर्टिकुलर नहीं बनाया, वो कॉलेज अपने मीनू और उस स्टेट के हिसाब से चलता है जो पर्टिकुलर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ये हैं जो आप शायद पहले आंसर कर चुके हैं, जैसे कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी तो आप रख लेना, हमें पैसे पहले दे दो। हाँ, मैंने कुछ कॉलेजेस के बारे में बताया, जो मेरा फोर्थ पॉइंट भी था शायद आपने जो मैंने पहले डिस्कस किया था, उसमें भी यही था कि कुछ कॉलेजेस का जो अच्छे कॉलेज हैं, ये कोई 5 से 10% कॉलेज है, 90% कॉलेज तो एडजस्टमेंट कर जाते हैं, 5 से 10% कॉलेज हैं वो अच्छे कॉलेज हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई हम भी हॉस्टल की फी एडवांस लेंगे। तो अगर आप कॉलेज के पर्सनल लेवल पे एप्लीकेशन लिख के या कुछ रिक्वेस्ट करके अगर बात कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर लेते भी हैं तो आपको वो पैसा बाद में रिफंड होना ही है इंस्टॉलमेंट्स में, कोई ऐसी दिक्कत। विशाल सर, एक बच्चे का सवाल है कि चलो कॉलेज चेंज तो ठीक है, वो आपने बता दिया कैसे होता है, कि अगर स्टेट चेंज करनी है वो भी आपने बता दिया कैसे हो सकता है, लेकिन बीटेक में आपको पता है कि सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज की जा सकती है, तो क्या जिस बच्चे को एआईसीटी से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो ब्रांच चेंज कॉलेज से करवाएगा या एआईसीटी से करवाएगा? देखो, अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है आपको एआईसीटी मेल करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने लेवल पे कुछ करते हैं तो वो आपको दिक्कत आने वाले समय में स्कॉलरशिप की दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो ये वीडियो देखेंगे कि आप अपने लेवल पे कम कोशिश करें, वो सीधा ही काम करें, एआईसीटी में मेल करें, तो ऐसे वहां पे डाउट मैक्सिमम क्लियर होते ही हैं। तो वहां पे आप मेल डालेंगे, मेल का आपको विद इन 72 आवर्स में जो भी रिप्लाई आएगा आप उसके अकॉर्डिंग ब्रांच चेंज कर सकते हैं। बट अपने लेवल पे खुद ब्रांचेज चेंज नहीं करें, मेरे ख्याल से कॉलेजेस भी नहीं करते हैं, तो बच्चे को भी नहीं करना चाहिए, ताकि उसको आने वाले समय में स्कॉलरशिप की दिक्कत ना आए। वो एआईसीटी मेल कर दे, एआईसीटी उसको पर्टिकुलर लेटर भेज देगी, फिर वो अपनी ब्रांच जो भी है चेंज करवा सकता है। और आराम से मेल करने पे बहुत सारे बच्चों की, हमारे पहले भी इस साल भी अलॉटमेंट हुई थी लास्ट ईयर में, तो बहुत सारे बच्चों की ब्रांच चेंज हुई भी है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बट अपने लेवल पे बच्चा स्टूडेंट कुछ मत करे, एआईसीटी मेल करने के बाद ही जो भी होगा तभी वो करे। विशाल सर, कोई और कारण जिसकी वजह से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती? सपोज अगर सब कुछ सही है, अलॉटमेंट लेटर है, उस लेटर के हिसाब से उसी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उसमें आ जाता है कि आपका बैंक, जो आपका बैंक अकाउंट आपने दिया है, शायद उसमें कोई गलत हो जाए, वो कॉलेज के एंड पे बाद में होगा ना, वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। वो कई बार बच्चे का जो हॉस्टल, देखो हॉस्टल की जो ट्यूशन फी है वो कॉलेज के अकाउंट ठीक है, उनमें दिक्कत नहीं आती। बच्चे को मेंटेनेंस की दिक्कत आ जाती है कि मेंटेनेंस के पैसा मैं लेट हो गया, वो कई बार अकाउंट में दिक्कत आ जाती है। कुछ अकाउंट है, जैसे कुछ प्राइवेट अकाउंट है, उनकी स्कॉलरशिप जल्दी वहाँ नेफ्ट कर चले जाते हैं, कईयों की लेट हो जाती है। कुछ ऐसे आप खासतौर पर हमें देते हैं कि जो नेशनल बैंक है हमें उन्हीं में अकाउंट हो जाए ताकि जल्दी स्कॉलरशिप रिलीज हो जाए। दूसरा नंबर, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए बच्चे का, आजकल आधार कार्ड का बड़ा इशू है, उसके आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए, उस कारण से कई बार दिक्कत आ जाती है। नहीं, हाँ, कई बार एआईसीटी के एंड पे लेट हो जाते हैं, जैसे अब कोविड के कारण कई बार फंड रिलीज होने में दिक्कत, जैसे 1-2 साल बच्चों को आई है, अदरवाइज कोई कॉलेज उसमें परेशान नहीं करता। नहीं, कॉलेज उसमें परेशान नहीं करेगा। कॉलेज में आप बता सकते हैं कि सर हमारी स्कॉलरशिप वो एआईसीटी के एंड पे है और ये पैसा आना फिक्स है। यही एकमात्र स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर में ऐसी है जो फिक्स आती ही आती है, जिसका पूरा फिक्स है। अदरवाइज स्कॉलरशिप बहुत सारी है बट उनका उतना फिक्सेशन नहीं है। आपने बोला स्कॉलरशिप बहुत सारी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में
कि लेबर कार्ड है, SC ST, इसके अलावा भी कोई स्कॉलरशिप है? हाँ, बहुत सारी स्कॉलरशिप आती हैं। लेबर कार्ड की जो यहाँ चल रही है, जिनके फादर अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी है, लेबर कार्ड वाली भी है। उसके बाद SC ST के लिए यहाँ से अलग से आ रही है। आजकल तो वो नेशनल पोर्टल चल रहा है, उसको कंट्रोल वो वाली है। यहाँ पहाड़ी बच्चे हैं, पहाड़ियों के लिए आ रही है। जो ALC हैं हमारे खासतौर पर जम्मू कश्मीर में एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग से आ रही है। रिजर्व बैकवर्ड एरिया वाले हैं, उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप आती है। तो वो ये अपने एंड पे स्टेट लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इनका क्राइटेरिया होगा, जो भी फंड अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से बच्चे को पैसा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वैसे हम दोनों बहुत खास दोस्त हैं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। हमने 2016 से बच्चों के साथ करियर जो काउंसलिंग, करियर गाइडेंस स्टार्ट किया था। तब हम खुद कॉलेज के 3rd ईयर में थे। उसके बाद हमने थोड़े से अपने रूट्स चेंज किए। जैसे मैं करियर एक्सप्लोरेशन की तरफ चला गया और विशाल सर ने स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए काम किया, जिसमें इन्होंने स्कॉलरशिप्स को स्टडी किया, ऑफिसेज विजिट किए, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, कहां पे अटकती है, क्यों नहीं आती, ये सारी चीजें स्टडी की। सपोज अगर आप अभी इस स्टेज में हैं तो फील फ्री टू कांटेक्ट, जैसे विशाल सर ने बोला है। डिस्क्रिप्शन में नंबर में ऐड कर दूंगा, आप कभी भी इनको कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसी दिक्कत आए या कोई भी आपको फेक चीज कुछ भी ऑफर करने की कोशिश करे, एक बार जरूर कंफर्म कर लें, कुछ भी ऑप्ट कर लें। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन जो पूरा PM-SSS और स्कॉलरशिप्स के ऊपर था। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप किसी भी करियर की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आप किसी करियर में एक्सेल करना चाहते हैं, आपका करियर रोड मैप कैसा होगा, तो आप एमीफाई को चूज कर सकते हैं। एमीफाई एक बहुत यूनिक AI प्लेटफॉर्म है जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस से लेकर आपके माइलस्टोन्स, अचीवमेंट एंड ग्रोथ ट्रैकिंग तक आपके साथ काम करता है। बट अगर आप अभी 12th पास आउट कर चुके हैं, आप स्कॉलरशिप्स ऑप्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके विशाल सर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वरना अगर आपको प्रोसेस का पता है तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके इन स्कॉलरशिप्स को ऑप्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे थे वो सब मैं पूछ पाया विशाल सर से और आपके डाउट्स क्लियर कर पाया। अगर कोई भी डाउट आपका रह गया है जो पेंडिंग है, तो प्लीज उसको मेंशन करें। हम दोबारा से ऐसे इंटेलेक्चुअल इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।